हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का फीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है ध्वनि। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ध्वनि के बारे में बताने वाला हूं कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है, ध्वनि का संचरण किसे कहते हैं, ध्वनि के संचरण की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो भी दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है ध्वनि। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? ध्वनि। तो दोस्तों, पहले हमें ध्वनि के बारे में जानना होगा कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि आखिर होती क्या है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपको ध्वनि के बारे में नहीं पता चलेगी कि ध्वनि किसे कहते हैं, तब तक दोस्तों आप ध्वनि की परिभाषा नहीं लिख सकते एग्जाम में। तो दोस्तों, हमारा पहला काम है कि हमें ध्वनि के बारे में जानना है कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि आखिर है क्या। तो दोस्तों देखिए, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। और दोस्तों, यह ऊर्जा तभी उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है। यदि दोस्तों वस्तु कंपन करती है तभी यह दोस्तों ध्वनि उत्पन्न होगी। यदि कोई वस्तु कंपन नहीं करती है तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। अब दोस्तों, आप इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों, आपने घंटी को तो देखा होगा। अब दोस्तों, आप घंटी में कुछ मारते हैं या फेंकते हैं तो पहले घंटे का कोई ना कोई भाग कंपन करेगा, और जब घंटे का कोई ना कोई भाग कंपन करेगा तभी दोस्तों हमारी ध्वनि उत्पन्न होगी। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है या वस्तु का कोई ना कोई भाग कंपन करता है, तभी दोस्तों हमें ध्वनि सुनाई देती है। जब तक वस्तु कोई कंपन नहीं करेगी तब तक दोस्तों हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं दोस्तों ध्वनि की परिभाषा पर कि आप एग्जाम में ध्वनि की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको लिखना है ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और वह तभी उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया नहीं था कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और वह तभी उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है। यदि वस्तु कंपन नहीं करेगी तो ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होगी, और यदि वस्तु कंपन करेगी तो ध्वनि उत्पन्न होगी। और दोस्तों, मैंने जिस प्रकार से ध्वनि को आपको समझाया था, सेम उसी तरीके से मैंने आपको ध्वनि की परिभाषा भी लिखवाई है, कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये तो पता चलेगा कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि आखिर होती क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों ध्वनि के संचरण पर कि ध्वनि का संचरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है ध्वनि का संचरण। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? ध्वनि का संचरण। अब दोस्तों, ध्वनि का संचरण समझने से पहले आपको संचरण समझना होगा कि संचरण किसे कहते हैं, संचरण का आखिर अर्थ क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपको संचरण का अर्थ नहीं पता चलेगी तब तक आप ध्वनि का संचरण नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, संचरण का अर्थ होता है चलना या फैलना। क्या अर्थ होता है दोस्तों संचरण का? चलना या फैलना। मतलब यदि कोई वस्तु चल रही है या फैल रही है उसे हम संचरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संचरण कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या समझेंगे? ध्वनि के चलने या फैलने पर, कि ध्वनि किस प्रकार से चलती है या किस प्रकार से फैलती है, इसके बारे में आप बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ध्वनि का संचरण किसे कहते हैं? जब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ध्वनि का संचरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ध्वनि का संचरण कहते हैं। संचरण का मतलब है चलना या फैलना। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ध्वनि किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से फैलती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, आपको ये तो समझ में आ गया है कि ध्वनि का संचरण किसे कहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ध्वनि किस प्रकार से चलती है, आखिर किसकी सहायता से ध्वनि चलती है या फैलती है। अब इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्वनि के संचरण में लिखना है ध्वनि संचरण के लिए निम्नलिखित 3 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। कितने तथ्य महत्वपूर्ण है दोस्तों? 3 तथ्य। मतलब दोस्तों, ध्वनि के संचरण को यदि आपको समझना है तो आप 3 तथ्य समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ध्वनि किस प्रकार से चलती है या फैलती है, आखिर किस चीज की वजह से ध्वनि का चलना या फैलना होता है।
तो दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालनी है ध्वनि के लिए माध्यम आवश्यक है। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? पहली, ध्वनि के लिए माध्यम आवश्यक है। और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है ध्वनि का संचरण केवल ठोस व द्रवों में ही संभव है, निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। यही कारण है कि ध्वनि वायु से होकर नदी अथवा तालाब से होकर जाती है। दोस्तों ध्वनि केवल दो ही स्थानों पर चल सकती है, ठोस या द्रव। निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है, मतलब निर्वात में ध्वनि ना ही चल सकती है ना ही फैल सकती है। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि निर्वात किसे कहते हैं, हमें तो निर्वात का मतलब ही नहीं पता। तो दोस्तों निर्वात उस स्थान को कहते हैं जहां पर ना हवा हो ना पानी हो, जहां पर कितनी भी भारी वस्तु हो और कितनी भी हल्की वस्तु हो, वो उन दोनों का भार एक समान हो जाए, उस स्थान को निर्वात कहते हैं। तो दोस्तों निर्वात में क्या होता है कि ध्वनि का संचरण संभव नहीं है, अर्थात ध्वनि निर्वात में ना ही चल सकती है ना ही फैल सकती है। दोस्तों ध्वनि दो ही स्थानों पर चल सकती है या फैल सकती है, ठोस या द्रव। इन दोनों स्थानों पर ही ध्वनि का संचरण हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ध्वनि केवल दो ही स्थानों पर चल सकती है या फिर फैल सकती है, ठोस व द्रव में। ठीक है दोस्तों, केवल इन्हीं स्थानों पर ध्वनि हमारी चल या फैल सकती है। दोस्तों यही कारण है कि ध्वनि वायु से होकर नदी अथवा तालाब से होकर जाती है। दोस्तों ध्वनि वायु से होकर जा सकती है, नदी से होकर जा सकती है, तालाब से होकर जा सकती है, परंतु दोस्तों निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती, ना ही चल सकती है ना ही फैल सकती है। तो दोस्तों आपको यह बात पता होनी चाहिए। और दोस्तों ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? माध्यम की। अब दोस्तों ये माध्यम क्या है, किस माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि के लिए? अब ये बात समझिए। इसे आप दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे दो व्यक्ति के बीच बातचीत वायु में हो जाती है, जबकि निर्वात में बातचीत नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों दो व्यक्ति खड़े, एक पहला व्यक्ति यहाँ है, दूसरा व्यक्ति यहाँ है, तो ये दोनों व्यक्ति बातचीत कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में वायु एक माध्यम है। वायु क्या है? एक माध्यम है। दोस्तों वायु की मदद से जो ये व्यक्ति है अपनी ध्वनि को, अपनी आवाज को इस व्यक्ति तक पहुंचा सकता है, और ये वाला व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है पहले व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा सकता है, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में वायु एक माध्यम का कार्य कर रही है। और दोस्तों ध्वनि वायु के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। परंतु दोस्तों निर्वात में बातचीत नहीं हो सकती, मतलब दो व्यक्ति निर्वात में स्थान पर खड़े हैं तो दोनों व्यक्तियों की जो आवाजें हैं वो एक दूसरे को सुनाई नहीं देंगी, क्योंकि दोस्तों उन दोनों के माध्यम में वायु नहीं है। क्योंकि दोस्तों ध्वनि जो है वो वायु के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, और निर्वात में वायु नहीं होती। इसी कारण से दोस्तों ध्वनि जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाती है। तो दोस्तों आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको दूसरी हेडिंग डालनी है, ध्वनि संचरण में माध्यम अपना स्थान नहीं छोड़ता। तो दोस्तों आपको ये दूसरी हेडिंग डालनी है, और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है ध्वनि तरंगे जब किसी माध्यम में से गुजरती हैं तो माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, बल्कि अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं। तो दोस्तों एक बात का सदैव ध्यान रखना, ध्वनि का जो संचरण होता है वो वायु के माध्यम से होता है, ये आपको पता है। परंतु दोस्तों वायु के अंदर जो कण होते हैं वो अपने स्थान नहीं बदलते हैं, वो अपने स्थान पर ही रहते हैं और वह अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ध्वनि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है वो केवल ध्वनि के अंदर जो कण होते हैं उन कण के माध्यम से जाती है, परंतु वो कण अपना स्थान कभी नहीं बदलते, और वहीं पर वो क्या करते हैं दोस्तों? कंपन करते हैं। तो दोस्तों आप इस बात का सदैव ध्यान रखें। अब दोस्तों आपको तीसरी हेडिंग डालनी है, ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। तो दोस्तों एक बात का सदैव ध्यान रखें, जो ध्वनि होती है वो माध्यम में सदैव तरंग के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है दोस्तों? तरंग के रूप में चलती है। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि तरंग क्या होती है? तो दोस्तों तरंग कहते हैं हलचल को। जहां भी दोस्तों हलचल होती है उसे तरंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तरंग कहते हैं। अब दोस्तों आप इस हेडिंग में लिखना, ध्वनि स्रोत के कंपनों के कारण माध्यम में जो गति उत्पन्न होती है वह माध्यम के एक कण से दूसरे कण को प्राप्त करके आगे की ओर बढ़ती जाती है। माध्यम में इस प्रकार गति के आगे बढ़ने को तरंग कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं कि तरंग का मतलब क्या है। तरंग का मतलब है हलचल, मतलब जहां हलचल है वहां तरंग है। दोस्तों होता क्या है कि ध्वनि के जो स्रोत होते हैं, जो ध्वनि के स्रोत होते हैं वो क्या करते हैं, वो माध्यम में जो कण होते हैं वो एक कण से दूसरे कण को प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं, और एक कण से दूसरे कण
को प्राप्त करके आगे बढ़ने की जो क्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तरंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, तरंग कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि तरंग किसे कहते हैं। दोस्तों तरंग के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, जब मैं तरंग का टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा, तो उसमें मैं तरंग को और अच्छे से समझाऊंगा। इसमें केवल हमें ध्वनि के बारे में ही जानना है। आप बस इतना समझिए, जब कोई स्रोत, ध्वनि स्रोत एक कण से दूसरे कण को प्राप्त करके आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने की जो क्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। आप इतना समझिए बस दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, ठोस व द्रवों में ध्वनि संचरण अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों के रूप में हो सकता है, जबकि गैसों में ध्वनि का संचरण केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होता है। तो दोस्तों ये एक बात सदैव ध्यान रखें कि ठोस व द्रवों में ध्वनि का संचरण अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों के रूप में हो सकता है, जबकि गैसों में ध्वनि का संचरण केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही हो सकता है। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, ये तो हमें पता नहीं। तो दोस्तों जब मैं इनके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, तभी मैं आपको समझा दूंगा कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। आपको केवल इतना समझना है कि ठोस व द्रवों में ध्वनि का संचरण अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों में हो सकता है, जबकि गैसों में ध्वनि का संचरण केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही हो सकता है। इतना ही आपको केवल समझना है इस वीडियो में। जब मैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, तभी मैं आपको समझा दूंगा कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।